हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये, एंड आल्सो उन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा था क्या? बेसिकली मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसको इशू किया गया था 1215 एडी में। एंड इसमें क्या लिखा था? इसमें ये लिखा हुआ था कि जो किंग होते थे उस टाइम पे, किंग एंड जो उसकी गवर्नमेंट है, दे आर नॉट अबव द लॉ। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? दैट इज पार्ट थर्ड में। सो राइट आंसर इज सी। एंड पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, एंड पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में। Question second, which of the following fundamental right allows citizens to move the court if they believe that any of their rights have been violated by the state? अब अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सिटीजन को लग रहा है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट किया जा रहा है, तो वो कोर्ट के पास, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अब ये कौन सा फंडामेंटल राइट उसको ये अलो करता है या उसको ये पावर देता है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो राइट आंसर इज बी। एंड किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। अब उसके पास जब यहाँ पे जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स जो है, रिट्स या ऑर्डर्स जो है वो जारी कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन थर्ड, which of the following articles of the Indian Constitution gives the right to education? अब जो right to education है ये किस आर्टिकल में है? दैट इज आर्टिकल 21A। सो राइट आंसर इज बी। अब आप कमेंट्स में ये राइट डाउन करो कि जो राइट टू एजुकेशन है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया। Question 4. Which of the following articles of the Constitution of India lays down that access to public places cannot be denied? अब किस आर्टिकल में ये लिखा है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से रोकना नहीं है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कोई टूलिप गार्डन जाना चाहता है या कोई ताजमहल जाना चाहता है, अब आपको बिना वजह रोका जा रहा है, आपको एंट्री नहीं मिल रही है। बाकी सबको एंट्री मिल रही है बट आपको एंट्री नहीं मिल रही है। अब किस आर्टिकल में ये लिखा है कि किसी भी सिटीजन को रोकना नहीं है किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से? दैट इज आर्टिकल 15 में। सो राइट आंसर इज सी। बेसिकली आर्टिकल 15 में ये है कि किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होगी उसको प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 15 में। सो दैट इज वाई किसी भी सिटीजन को रोकना नहीं है किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज आर्टिकल 15। Question 5. An aggrieved person can file a writ petition for the violation of fundamental rights in. अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो रेट पेटिशन कहाँ पे फाइल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है। हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू कर सकता है। सो राइट आंसर इज बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स। अब आर्टिकल 21 में किसके बारे में? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर लॉ। अब किस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग सारे जो पर्सनस है वो इक्वल है लॉ के सामने? चाहे हम पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, चाहे हम किसी लेबर की बात करें, तो सारे के सारे लॉ के सामने बराबर है, इक्वल है। तो किस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग? दैट इज राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। सो राइट आंसर इज सी। एंड राइट टू इक्वलिटी जो है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 8, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अब जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें किस फंडामेंटल राइट के बारे में? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 9, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द। अब जो फंडामेंटल राइट्स फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है, यानी किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया? दैट इज यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 10, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज है। अब अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में जो आईएएस का पेपर हुआ था वहाँ पे प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो कि जब अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाएगा तो ये प्रमोट करेगा राइट टू इक्वलिटी को। तो किस फंडामेंटल राइट में ये आता है? दैट इज राइट टू इक्वलिटी में। सो राइट आंसर इज ए। एंड राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। अब इसमें जो आर्टिकल 17 है वो बेसिकली एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। क्वेश्चन 11, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड फ्रॉम।
अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो जो राइट टू फ्रीडम है ये किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है। वी नो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 19 to 22 में है राइट टू फ्रीडम के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 23 से लेकर 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 29 से लेकर 30 में है कल्चर एंड एजुकेशन राइट के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 32 में है इसके बारे में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। Question 12. Which of the following fundamental rights are mentioned under Article 32 of the Indian Constitution? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में किस फंडामेंटल राइट के बारे में है? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो राइट आंसर इज ए। Question 13. Which of the following amendment act introduced fundamental duties? अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में। एंड वी नो कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नाउ अब जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो इनका सोर्स क्या है, यानी किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लाया गया था? दैट इज़ USSR और जिसे हम प्रेजेंट रशिया भी कहते हैं। एंड जो बेसिकली ये डिफरेंट सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन पे हमने एक लेक्चर भी बनाया था जिसमें हमने निमोनिक ट्रिक से डिस्कस किए थे सारे के सारे सोर्सेज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? दैट इज़ आर्टिकल 51A। सो राइट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? अब इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन है? ए सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। बी प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी। सी डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो डी इज राइट आंसर। Question 16. On the basis of which committee's recommendations the fundamental duties have been incorporated in the Indian Constitution? अब किस कमेटी के रिकमेंडेशन से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया? दैट इज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सो राइट आंसर इज ए। और कमेंट्स में ये राइट डाउन करो कि जो अशोक मेहता कमेटी है एंड जो सादिक अली कमेटी है एंड जो हिल्टन यंग कमीशन है, तो इन तीन कमेटीज़ के रिकमेंडेशन से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। Question 17. Fundamental duties in the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of? अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो इनको किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया? दैट इज USSR, अभी प्रेजेंट रशिया कहते हैं। सो राइट आंसर इज सी। Question 18. The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in it. अब जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? दैट इज पार्ट 4 में, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो राइट आंसर इज बी। Question 19. Article dash of the Constitution of India defines यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं। वन इज सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अनदर इज गांधीयन प्रिंसिपल, अनदर इज लिबरल प्रिंसिपल्स। जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है ये 3 प्रिंसिपल्स। अब वो नो कि इसमें जो लिबरल प्रिंसिपल्स है उसमें जो आर्टिकल 44 है वहाँ पे बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सो राइट आंसर इज सी। नाउ अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। बेसिकली वो नो कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ हर रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, सिख्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं एंड ऑल। तो अब जो क्रिमिनल लॉज है वो सबके लिए सेम है, यानी अगर कोई हिंदू क्राइम करेगा, कोई मुस्लिम कोई क्राइम करेगा तो पनिशमेंट सेम मिलेगी सबको। बट जब हम पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो जो पर्सनल लॉज है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्क्रिप्चर्स या उसके कस्टमर्स पे बेस्ड है। सो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि जो ये पर्सनल लॉज है ये भी सेम होने चाहिए। Question 20. Directive principles of state policy are enumerated in dash part of the Constitution from Article 36 to 51. अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? दैट इज पार्ट 4 में। सो राइट आंसर इज डी। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।